साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन में आपको बाल विकास में बोनस अंक दिख रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। रीट 2025 सन, यहाँ पर अपन आज जो पेपर देखने वाले हैं वो रीट एग्जाम 2022 का शिफ्ट 4 का कोड नंबर ए और उसके आंसर की भी अपन ने डिस्कस कर ली है, और जिसमें एक बोनस इस पेपर में अपन को देखने को मिला है जो कि 7th नंबर का क्वेश्चन है। और क्यों बोनस मिला वो भी देखेंगे, और एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, ताकि अपन 2025 की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसका अपन को आइडिया लग सके। ये पेपर केवल आपके लिए ऐसा नहीं है कि ओल्ड क्वेश्चंस किस काम के, इसमें आपको आइडिया लगेगा कि पैटर्न किस प्रकार से एग्जामिनर जब भी आप पढ़ोगे तो उस टॉपिक को तो आपको क्लियर रहेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार का बना सकता है, तो आप उसमें आपको पढ़ाई करने में आपको इजी रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। इससे पहले मैंने शिफ्ट 2, 3 और ये आज अपन 4, यदि आपने इससे पहले उसको नहीं देखा है तो ऐसा करेंगे, इसका पूरा एक कंबाइंड क्लास बना के आपको सामने बना देंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया शामिल है। ये कहाँ से आया प्रश्न? सबसे पहले तो एक कमेंट आया था जिसमें कहा था कि आप ये भी बताएं कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन अपना आया है अधिगम टॉपिक से, यानी कि अधिगम यूनिट से। सबसे पहला क्वेश्चन है अधिगम यूनिट से, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया शामिल है। सीखने की प्रक्रिया अपन शारीरिक द्वारा सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण के द्वारा भी अपन सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। मनोवैज्ञानिक यानी अपनी मन स्थिति, ये सारी चीजें भी अपन सीखने की चीजें हैं, सीखते हैं। जैसे कि प्रारंभ में अपन देखते हैं कि बच्चा अग्रेसिव होता है, वो धीरे धीरे क्या है धैर्य, ये सारी चीजें क्या करता है सीखता है। तो ये भी लर्निंग में शामिल है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली शारीरिक भी सीखता है पर्यावरण सीखता है सीधा आप मनोवैज्ञानिक आंसर कर दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी है। बोर्ड ने आंसर क्या माना है? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 2, वह निकट डैश वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। व्यक्ति किस में रहता है? जैसे कि अपन ये पूरा अपन क्या माने, एक आवरण माने, इसी को क्या कहते हैं? वातावरण। और इसी वातावरण में व्यक्ति, हम सभी व्यक्ति यहाँ पर क्या करते हैं? रहते हैं। वातावरण के साथ अनुक्रिया करके हुए सीखते हुए अपन जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये सारा वातावरण के साथ जो संबंध है ये हमारा कहलाता है माइक्रो सिस्टम। क्या कहलाता है? माइक्रो सिस्टम, सूक्ष्म प्रणाली। क्या कहलाता है? सूक्ष्म प्रणाली। ऑप्शन देखो तो क्या हो जाएगा इसमें? सूक्ष्म प्रणाली व निकटतम वातावरण में है व्यक्ति जहां पर रहता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया हमारा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आया है अपने बुद्धि टॉपिक से। सबसे पहले बात करें ये टॉपिक कौन सा है? बुद्धि यूनिट से आया है। क्या आया है? बुद्धि से मुख्य रूप से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर अपन एक बार ये भी चर्चा कर लेते हैं साथ में। एक तो सीधा आपको पूछ लेगा बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछ लेगा, किसने दिया पूछ लेगा, सूत्र दे के पूछ लेगा, या फिर इससे संबंधित सवाल दे देगा, यानी कि इस बच्चे की ये आयु है, आप इसकी बुद्धि लब्धि निकालिए। दूसरा, आपके सामने एक वैज्ञानिक दे देगा और पूछेगा कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, या फिर सिद्धांत दे देगा और पूछेगा किस वैज्ञानिक ने दिया। और इससे भी डीपली क्या बनेगा, किसी भी सिद्धांत बता देगा या फिर किसी भी वैज्ञानिक का नाम दे देगा, वो पूछ लेगा ये कौन कौन से बुद्धि के प्रकार बताए थे, या फिर इस प्रकार का कौन से बुद्धि के प्रकार में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अपन को बुद्धि के देखने को मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर से अपन को आइडिया लग रहा है कि बुद्धि से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा है? देश ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, कौन सा पैटर्न पूछ लिया? ये तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया। तो किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने। आप क्या करोगे, इन सभी बुद्धि के सिद्धांत यानी सिद्धांत और उसके सामने कौन से वैज्ञानिकों ने नाम दिए उसकी सूची बनाकर आप जहाँ पर भी पढ़ रहे टेबल पर एक बार वहाँ पर लगा दें, ताकि ऐसा है डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, और डायरेक्टली पढ़ा डैश बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, डायरेक्टली क्वेश्चन में ढूंढो कहाँ अपन ने क्या देखा था? गार्डनर। तो इसमें ऑप्शन में अपन डायरेक्ट देख लिया कौन सा? गार्डनर। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम आपका कवर कर सकते हो। वहाँ पर रीट एग्जाम में सबसे ज्यादा मुख्य होता है टाइम कवर करना, क्योंकि 150 प्रश्न 150 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट लगना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2 या से 3 मिनट भी साइकोलॉजी में लग जाते हैं, और साथ साथ मैथ्स में आपको सोल्व भी करना होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और हिंदी में आपको पूरा पठन जैसे गद्यांश हो गया उनसे भी प्रश्न बनते हैं, तो आपको टाइम कवर करना भी साथ साथ सीखना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप टाइम कवर यहाँ पर आप यदि 10 सेकंड में भी या 5 सेकंड में प्रश्न क्लियर करके गोला कर देते हो तो यहाँ पर आप टाइम मैनेज कर सकते हो और वो क्वेश्चन
नेक्स्ट आगे आपके काम आ सकता है। तो इसमें क्या आंसर हो गया अपना, गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। सबसे पहले बात करें आरटी 2009, एक ऐसा अधिनियम है जहां पर क्या होता है, शिक्षक कितने होंगे, विद्यालय की क्या दूरी रहेगी, विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं होगी, एसएमसी मीटिंग होगी नहीं होगी, छात्र अनुपात, ये सारी चीजें वहां पर क्या हुई है, डिस्कस करिए। और उनसे अगर उस आरटी एक्ट के अनुसार यदि वहां पर विद्यालय की यदि मान्यता नहीं होती है तो उसे स्थापित करने के लिए क्या होती है, अनुमति नहीं दी जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं करेगा, तो क्या होगी, उसकी मान्यता होनी जरूरी है। और मान्यता कैसे देंगे, कोई भी विद्यालय उसके लिए आवश्यक जो भी चीजें, जैसे पुस्तकालय होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, ये सारी चीजें, शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, जो सारी चीजें अगर होती है तो वहां पर एक टीम आकर आपको वो सर्टिफाई करती है और प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद ही विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज अपने पास पैसे अपन ने सोचा चलो विद्यालय खोलते हैं, ऐसा नहीं, पूरा उसका सिस्टम फॉलो करना होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, ये कहां से प्रश्न, ये प्रश्न आया आपने आरटी 2009 से, यूनिट से, और ये प्रश्न अनुभव द्वारा व्यवहार में, यानी कि प्रश्न वापस किससे आ गया, अधिगम का दूसरा क्वेश्चन आ गया, यानी कि अधिगम यूनिट से कौन सा हो गया, सेकंड क्वेश्चन है। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार में क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, पहले वाली जो शिफ्ट में क्वेश्चन देखा था उसमें क्या पूछ लिया था, अधिगम है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, वहां पर था, यहाँ पे उल्टा कर दिया, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, अधिगम, यानी कि लर्निंग कहा जाता है। तो इसमें कहा है ऑप्शन, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन से यूनिट से है, सबसे पहले ये आरटी 2009 के यूनिट से प्रश्न बना है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, डायरेक्टली अर्थ पूछ लिया है। प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, सबसे पहले हम बात करें एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या होता है, कक्षा 1 से 8 तक की जो एजुकेशन सिस्टम है वो कौन चलाती है, एलिमेंट्री चलाती है, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा। आप मेरे को कमेंट करके बताइए, 1 से 8 तक तो हो गया एलिमेंट्री, और 9 से 12 कौन चलाता है, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम चलाता है, क्या चलाता है, सेकेंडरी। तो यहाँ पर बात करें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या अर्थ है, पहली से 8वीं तक की शिक्षा, बिल्कुल सही आंसर है सीधा। और क्या दे देगा, प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, बिल्कुल गलत, 8वीं से 12वीं तक, बिल्कुल गलत, माध्यमिक शिक्षा, इसका कोई संबंध नहीं है। तो आरटीए 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है, कक्षा 1 से 8 तक की। और आरटीयू में जो एजुकेशन के लिए आयु सीमा है वो कितनी दे रखी है, 6 से 14 वर्ष की, क्या है, 6 से 14 वर्ष की। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्या है आपका, बोनस, क्या है, बोनस। यहाँ पर क्यों बोनस है, अपन यहाँ पे विचार करते हैं। आनुवंशिक तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। पहले शुरुआत में बोर्ड ने आंसर क्या मान लिया था इसका, जानवरों का प्रयोग प्रजनन, इसका आंसर यही मान लिया था गवर्नमेंट ने। लेकिन क्या होता है, जो आनुवंशिक तंत्र का अध्ययन क्षेत्र के लिए नवीन शोध की जो दिशा और अग्रसर है वह जीव मिति में भी है, कोशिका विज्ञान में भी है, इन सब में है। लेकिन बोर्ड ने विवादापूर्ण स्थिति होने के कारण इसमें आपको क्या दे दिया, बोनस अंक दे दिया। तो 7वां क्वेश्चन आपका क्या है, इस शिफ्ट का बोनस अंक है। इससे पहले शिफ्ट 3 में 3 बोनस अंक थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन तो मान के चलिए अभी तक अपन ने जितने भी पेपर किए हैं, L1 के अपन ने 3-4 पेपर सोल्व किए अब तक के 2018 के, और L2 के इससे पहले अपन ने 2 पेपर सोल्व कर लिए। सब पेपर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आरटी एक्ट के अनुसार प्रति सप्ताह टीचर की जो घंटे होते हैं वो क्वेश्चन हमेशा देखा गया है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको निश्चित तौर पे यहीं पे याद हो गया होगा। आरटी अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम के निर्देश देता है, तो कितने देता है, 45 घंटे। और जब मैंने ये रीट क्वालिफाई किया था, मैं टीचर बनी थी, तब भी ये क्वेश्चन वहाँ पे आया था, एक ये वाला और एक क्वेश्चन डिसलेक्सिया। पता नहीं इन दोनों क्वेश्चन से तो अति प्रेम है बोर्ड को, और ये दोनों प्रश्न अवश्य देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना कौन सा है, 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण नहीं है, यानी कि कोई बच्चा है उसका बायोलॉजिकल निर्धारण किस रूप में किया जा सकता है, यानी तंत्रिका तंत्र का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। दैहिक संरचना भी अपने माता पिता के समान होती है, जैसी संतति होगी वैसे माता पिता होंगे। इस प्रकार की वाहिनीहीन
यानी कि जो अपनी वाहिनियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई, इनका भी डिपेंड बायोलॉजिकल होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्थितिजन्य संरचना, स्थितिजन्य यानी सिचुएशन स्ट्रक्चर का डिपेंड नहीं करता। यदि कि कोई बच्चा हुआ है उस समय वो बिल्कुल सही था, लेकिन कोई स्थितिजन्य यानी कोई चीज, यदि वो उसके बाद पोलियो हो गया, कोई दुर्घटनावश कोई चीज हो गई, तो वो क्या है, वो बायोलॉजिकल नहीं होती, वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ती। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन टी। और कौन सी यूनिट से आया ये क्वेश्चन, अपना बाल विकास, सबसे पहली यूनिट बाल विकास यूनिट से ये क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। ये भी कौन सी यूनिट से है, बाल विकास। किससे है, बाल विकास से। आनुवंशिकता के जनक कौन माने जाते हैं, तो डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल क्या माने जाते हैं, आनुवंशिकता के जनक माने जाते हैं। और बात करें यहाँ पर सामान्य नियम नहीं है, प्रगति, प्रतिगमन, यानी कोई भी बच्चा है अपने माता पिता से डिफरेंट पे चला जाता है, तो ये भी इसमें सिद्धांत बताया। रूपांतरण, आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का क्या होता है, रूपांतरण होता है, ये भी क्या है, आनुवंशिकता नियम। जैसा पैदा होता है, जैसे मानव का बच्चा पूरा मानव जैसा होता है, बंदर का बंदर जैसा, ये भी क्या है, आनुवंशिकता का नियम है। लेकिन प्रगति से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर आनुवंशिकता के सामान्य नियम से। तो ऑप्शन ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12, और इससे संबंधित एक वीडियो मैंने डाल रखा है जिसमें परीक्षण की ये सारी चीजें, कौन कौन अच्छे परीक्षण होते हैं, 6 प्रकार की विशेषताएं, यहाँ से 1 नंबर आप उस वीडियो को देखकर कंप्लीट कर लो। परीक्षण की रिक्त स्थान का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभदायकों की संगति से, यानी कोई भी टेस्ट है, यानी कि टेस्ट है और भिन्न अवसर, यानी दोनों, आज आपने किसी बच्चे का किसी टॉपिक का टेस्ट ले लिया, आज लिया, और कल ही यदि टेस्ट वापस लेते हैं, तो उन दोनों के जो अंतर है, जैसे आज आपने टेस्ट लिया है, उसमें से आपके यदि साइकोलॉजी में 30 में से अगर अपन ये टेस्ट लगाए और 25 आंसर आपके बिल्कुल क्या हो रहे हैं, करेक्ट होते हैं, और कल वापस इसी को आप टेस्ट को लगाते हो और 25 बिल्कुल सही होते हैं, तो क्या होगा, ये एक परीक्षण क्या हो गया, वह विश्वसनीय हो गया। क्या हो गया, विश्वसनीय हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, और आरटी एक्ट से संबंधित मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो डाल रखा है, जहां से आप 2 से 3 नंबर पूरे कवर है अपने, रीड प्री हो या फिर मेंस हो, दोनों में वहां से आप पूरा कवर कर सकते हो। उस वीडियो को देखकर, उसको देखकर सीधा आप नोट्स भी बना सकते हैं वहां से, ताकि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन निश्चित तौर से आप देखने को मिलेगा वहां से क्वेश्चन। बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, सीधी सी बात है, 2009। सीधा सिलेबस से क्वेश्चन आ गया। ये सिलेबस को भी आपको ध्यान से देखना है, सिलेबस से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। बात करें क्वेश्चन 14, इसमें क्या पूछा है, शिक्षकों की मानसिक रूप से विकसित लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि, सबसे पहले बात करें शिक्षक और मानसिक रूप से विकसित। अब क्या हो गया, जो एजुकेशन है समावेशी शिक्षा से संबंधित है, और समावेशी का संबंध क्या है, इसमें सामान्य बालक हो गए या फिर मानसिक रूप से विकसित हो गए या फिर प्रतिभाशाली बालक हो, इन सबको आपको क्या करना है, एक साथ शिक्षा देनी है, यही क्या है, समावेशी। और बात की जाए यहाँ पर क्या कहा है, मानसिक रूप से विकसित बालक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या एक टीचर होने के नाते आप करोगे, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करने हैं, चारों ऑप्शन ध्यान से देखने हैं। सबसे पहले बात करें परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम, यदि वो मानसिक रूप से विकसित थे तो उसको ऐसा सलाह देने की जरूरत नहीं है आप भाई पास होने के लिए उसे सक्षम बनाना है, ये बिल्कुल बात सही नहीं है। लेकिन ऑप्शन अपन को सारे पढ़ने, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे, यदि मानसिक रूप से कोई विकसित बालक है तो उसे ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप में कोई कौशल डेवलप करे, जिससे क्या है भविष्य में अपनी क्या है जीविकोपार्जन आसानी से कर सके, वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करना, अपन को इतनी कोशिश नहीं करनी है कि वो सामान्य, यदि वो कोई बालक है और मानसिक रूप से विमंदित है तो क्या है, अपन को इतनी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि वो सामान्य बच्चे के साथ क्या कर सके, उनमें कंपटीशन की भावना करे, ऐसा नहीं करनी है अपन को। तो इसमें क्या है, बच्चा वैसे ही पिछड़ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताना, यानी कॉम्पिटिशन में ही लगे रहना, कॉम्पिटिटिव करना, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो भी मानसिक रूप से विकसित बालक है उनके लिए कौशल, ये शब्द बहुत अपने आप में प्रबल है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें ये क्वेश्चन कहाँ से आया, अधिगम के सीखने के नियम से। और आपके लिए एक अच्छी न्यूज ये है, अधिगम के सीखने के जो मेन जो नियम है, लगभग
नो, जिसमें क्रिया प्रस्तुत हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया हो गया, मैस्लो हो गया, सारे के सारे मैंने पूरे 2 घंटों की क्लास है जहाँ से आप मान के चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन आप वहाँ पर क्लियर कर लोगे, ये निश्चित तौर पे। बात करें इस क्वेश्चन की, पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखना। बात करें स्किनर की, स्किनर क्या कहता है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने दिया। बात करें स्किनर कहता है यदि बालक अच्छा कार्य कर रहा है तो उसमें उसको क्या दे दो, सकारात्मक पुनर्बलन दे दो। क्या दे दो, सकारात्मक पुनर्बलन दे दो। और अच्छा नहीं कर रहा है तो आप क्या दोगे, नकारात्मक पुनर्बलन देगो। और पुनर्बलन के ऊपर जोर देते हुए वह सीखता है। मुझे कमेंट करके बताइए आप, तो पुनर्बलन पर सबसे पहले जो कार्य किया था वह किसने किया था। पुनर्बलन का सिद्धांत तो दिया अपना स्किनर ने, और पुनर्बलन पर जो कार्य किया था वह किसने दिया था। वीडियो के एंड में उसका आंसर मैं बता दूंगी, उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताएं कि पुनर्बलन का जो सिद्धांत किसने दिया है और सबसे पहले कार्य किसने किया है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, पारितोषिक एवं दंड के माध्यम से सीखना कौन कर रहा है, क्रिया प्रस्तुत में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 16, फ्रायड भी देखने को मिल रहा है कि सभी एग्जाम की जो अपन ने पेपर लगाए उसमें फ्रायड का एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे देखने को मिल रहा है। तो फ्रायड से संबंधित सारी डिटेल्स आप एक वीडियो में जरूर लाएंगे। उससे पहले यदि आप खुद भी स्वयं आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें फ्रायड का पूरा आप एनालाइज करके एक जगह अपने नोट्स जरूर बना लें। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व। कंफ्यूज कहाँ पे होगा बच्चा सोचेगा फ्रायड ने चेतन, अवचेतन और चेतन ये तीनों अवस्था भी बताइए। इदम, अहम, पराहम, यानी ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये दोनों चीजें दी है। तो इसमें क्या पूछा है, प्राथमिक संरचनात्मक तत्व पूछा है। जबकि ये क्या है, ये चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये सारी क्या है, मन की अवस्थाएं। क्या है, यदि मन की अवस्था को पूछता तो ये बताता चेतन, अवचेतन और अचेतन। यानी कि जो मस्तिष्क में अंदर जो मानव है वह चेतन अवस्था में कितना % रहता है, ये भी फ्रायड ने बताया था 10%। जबकि अचेतन में 90%। बर्फ का टुकड़ा है उसमें जो पानी के ऊपर जो सतह पर तैर रहा है वह तो मानव का क्या है, चेतन अवस्था में। और जो बर्फ के अंदर जो सतह पानी के अंदर जो तैर रही है वह क्या है, अचेतन। ये बात भी क्या बताई थी, फ्रायड ने बताई थी। बात करें यहाँ पर संरचनात्मक तत्व कौन से है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड का संबंध किससे है, अपने भूतकाल से। और अहम का संबंध वर्तमान से। और परम अहम का भविष्य से। किससे, भविष्य से। भूत में क्या हो जाएगा, भूतकाल में भूतकाल में कौन सी प्रवृत्ति के बालक होंगे, राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे, जिसमें उनके में अंदर ये सारी चीजें होगी, निंदा हो गई, ये सारी चीजें। अहम वाले में मानव प्रकृति होगी। और परम अहम में क्या हो जाएगा, देवत्व का गुण दिखेगा। ये सारी चीजें अपन फ्रायड का एक अलग ही वीडियो लाएंगे जिसमें अपन पूरा डिटेल से एनालाइज करेंगे। यहाँ पर केवल अपन प्रश्न की प्रकृति कैसे आ रही है, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, उनको समझने के लिए किस यूनिट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, ये सारे सीखने के लिए अपन इसको कवर कर रहे हैं। बात करें स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समस्थिति। क्या कहा जाता है, यहाँ पे कंफ्यूज होगा संतुलन और समस्थिति में। प्रेरणा और ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। बात करें यहाँ पर इन दोनों में कंफ्यूजन होगा तो क्या पूछिए, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति पूछिए तो क्या है अपने आंसर इसमें समस्थिति। यदि यहाँ पर समायोजन से संबंधित कोई प्रश्न होता तो क्या हो जाता, संतुलन हो जाता। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। ये किससे प्रश्न आया है, तो अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा कहाँ दे रखा है, अपना अधिगम का जो यूनिट दे रखा है उसके नीचे एक पॉइंट डाल के अभिप्रेरणा भी दे रखी है। तो अभिप्रेरणा से संबंधित ये अपना प्रश्न है। बात प्रश्न पूछे, सीता एक केयर टेयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे समय अधिक है, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना क्या करती है, पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है, ऑप्शन ए आंतरिक, दूसरा बाह्य, स्वार्थी और बाहरी। यहाँ पर देखो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक क्या होती है, यदि वो मन से खुश है उस कार्य करने के लिए, उसे कोई किसी प्रकार की अन्य इच्छा नहीं है तो वो क्या है, वो आंतरिक है। जबकि बाह्य, यदि आप अपन रीट की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए कर रहे हैं, अच्छे जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, समाज में अपने स्टेटस के लिए कर रहे हैं, तो ये कौन सी अभिप्रेरणा है, ये क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा। और यदि आप ये टीचर की नौकरी अच्छे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप इस कार्य को पसंद करते हो, बच्चों को पढ़ाना, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी आंतरिक प्रेरणा हो जाएगी। अधिकतर जो टीचर बनते हैं वो टीचर बनने के बाद ये सोचते हैं एक बार टीचर बन जाए उसके बाद मैं RAS हो गया, IAS हो गया, ये सारे एग्जाम क्लियर करूंगा। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये सारी बाह्य अभिप्रेरणा है।
यदि वह केवल टीचर बनने के लिए ही ये कार्य कर रहा है और टीचर से ही उसके मतलब वो बच्चों को पढ़ाना पसंद कर रहा है, उसी जीवन यापन करना चाहता है, तो वो क्या हो जाएगी, एक आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। और यहाँ पर सीता क्या है, उसको कम वेतन भी कम है, समय भी ज्यादा है, यानी परिस्थितियां क्या है, विपरीत है, फिर भी वह इस कार्य को क्या कर रही है, पसंद कर रहा है। और अंत में क्या कहा, इसमें तलाश करने की कोई इच्छा नहीं है, उसे कोई भी ज्यादा पैसे कमाने की लालच नहीं है। तो ये किस प्रकार की प्रेरणा है, ये है आंतरिक प्रेरणा। तो क्लियर है बिल्कुल। बात करें नेक्स्ट, प्रतिभाशाली पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। बात करें ये कहाँ से आया, तो ये बुद्धि से आया। और बुद्धि में जो प्रकार है, बुद्धि लब्धि बताई थी, जिसमें ऐसे सारणी है जिसमें बुद्धि लब्धि इतने से ऊपर वाला बुद्धि लब्धि वाला प्रतिभाशाली होगा, इतना मंद बुद्धि होगा। ये वाली सारणी भी आपको अपने नोट्स टेबल पे लगानी है। बात करें यहाँ पर क्या प्रश्न है, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी। आप अपने आप को क्या मानोगे, एक शिक्षक मानोगे, और आपको कोई बच्चे को डिफाइन करना है कि वो इंटेलिजेंस है कि नहीं है, तो क्या करोगे, माता पिता की राय। प्रत्येक माता पिता के बच्चे अपने आप में, माता पिता हमेशा ये मानते हैं कि मेरा बच्चा तो जीनियस है। क्या माता पिता के कहने पर आप मान लोगे, बिल्कुल नहीं बात। कोई टीचर है, उसने कह दिया कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में होशियार है, क्या इस बात को आप प्राथमिकता दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे। सामुदायिक का दृष्टिकोण, 4-5 जने लोग आपके स्कूल में आ गए, या फिर आपने समुदाय से संबंधित जाकर इंक्वायरी की, कह दिया कि ये बच्चा तो पढ़ने में होशियार है, प्रतिभाशाली है, तो क्या आप मान लोगे, बिल्कुल नहीं। आपको प्राथमिकता क्या देनी है, आपको एक टेस्ट रेडी करना है जो कि क्या होगा, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ क्यों होगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ होने पर क्या है, आप अपनी इच्छा यानी कि आपका अपनी राय भी उस बच्चे पर नहीं दे सकते, आपका व्यक्तित्व खुद का भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि वहां पर वो अच्छे अंक लाता है तो वो अपन मान सकते हैं कि हाँ बच्चा ये प्रतिभाशाली है। बात करें यहाँ पर देखो, दूसरा ऑप्शन भी सही है, माता पिता की राय, ये भी हो सकता है, आप मान सकते हो। लेकिन क्या पूछा है, प्राथमिकता, सर्वप्रथम प्राथमिकता अपन किसको देंगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षा परिणाम को। तो आंसर अपना ऑप्शन बी होगा। शिक्षक की राय भी ले सकते हैं, सामुदायिक दृष्टिकोण भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राथमिकता अपन को ऑप्शन बी में देनी है, एक टीचर होने के नाते। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। संज्ञानात्मक कार्य, संज्ञान कब होगा, अपने मस्तिष्क के कोई कार्य अपन कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, संज्ञान। आप कमेंट करके बताइए संज्ञानात्मकता का सिद्धांत किसने दिया है, और संज्ञानात्मक का जो सिद्धांत दिया है उन्होंने कितने भागों में इसको डिवाइड किया है। अब बात करें, स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं होगा, क्रीड़ा में भाग लेना यानी कि कोई खेल खेलना, इससे आपका क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, बिल्कुल सही बात है। क्रॉस वर्ड पहली यानी कि पहली वर्ग पहली निर्माण कर दी, इसमें भी आप दिमाग लगा के क्या करोगे, कार्य करोगे, तो बिल्कुल सही बात है। पठन, बिना आपके दिमाग चलाए कोई चीज अपन पढ़ नहीं सकते। जैसे मैं आपको एनालाइज करा रही हूँ पेपर, यदि अपना दिमाग न लगाऊं तो क्या मैं ये करवा पाऊंगी, बिल्कुल नहीं। तो ये सारे ऑप्शन नहीं है। आसीन जीवन प्रणाली यानी कि अपनी जीवन प्रणाली के प्रति उदासीन होना, क्या एक संज्ञानात्मक कार्य पद्धति को बढ़ाएगा, यानी आपके मस्तिष्क को चलाएगा, नहीं। आपको क्या होना है, पेपर को भी क्लियर करना है, आपको पूरा एक्टिव होना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आसीन जीवन प्रणाली, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आया अपने बाल विकास से, परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन है, बाल विकास से। बात करें, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, यह किसके द्वारा कहा गया, तो ये किसने कहा था, डार्विन ने। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उन सबको आपको देख ले, रट ले, याद कर ले, ताकि वहां से क्वेश्चन समझ में आ सके और कर सके। बात करें क्वेश्चन 22, मैंने कहा था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था। इतनी सी मेहनत भी मैं आपके लिए कर लेती हूँ, किसने दिया था, जीन पियाजे ने। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। अब आप मेरे को ये 4 अवस्थाएं कमेंट करके जरूर बता दे कि कौन सी अवस्था कौन कौन सी है, उसमें एज क्या है, क्या है एज क्या है। मैं जो भी क्वेश्चन आपको बोल रही हूँ ऐसा नहीं है कि वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, निश्चित तौर पे यहाँ पर पूरा एनालाइज करके ही मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। आप उसको थोड़ा गंभीर लें, जो क्वेश्चन साथ साथ आपको जो बताए जा रहे हैं। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का काल नहीं है, यानी कि उन्होंने कौन कौन से काल नहीं बताए। संवेदी परक स्थिति, बिल्कुल सही बातें बताई थी उन्होंने। कौन से टाइम है, ये सारा आप कमेंट करके बताओगे। इतनी सी मेहनत आपको करनी है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, तो अपना होमवर्क जरूर पूरा करें कमेंट करके। पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, बिल्कुल सही बात है। औपचारिक प्रचलन, बिल्कुल सही बात है। बात करें चक्रीय चरण, ये बिल्कुल नहीं दिया था पियाजे ने। और चक्रीय चरण शब्द आपको ध्यान में आ रहा हो, मैंने आपको सूक्ष्म शिक्षण पढ़ाया था, और सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रणाली है
वह क्या है, चक्रीय चरण। यानी आपस में सारी चीजें जुड़ी हुई है। ऑप्शन एग्जामिनर कहाँ से देगा, ऑप्शन भी देगा तो वो इधर उधर से ढूंढ के ही देगा, ऐसा तो नहीं मन में बैठा हुआ यहाँ पर हर कुछ लिख देगा, कोई भी चरण लिख देगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन इधर उधर भी डाल दिए तो अपन को पता होना चाहिए कि ऑप्शन कहाँ से भी डाले हुए हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन कहाँ से दिया, ये ऑप्शन दिया है सूक्ष्म प्रणाली से। तो आपको इतना पूरा उस चीज को में घुसना पड़ेगा पेपर में, तब जाके आप किसी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और ऐसा नहीं सोचे केवल आपको रीट पात्रता आपको पास करनी है, आप ये सोचे कि यही का ये सब्जेक्ट आपके मेंस में भी आएगा। यदि रीट में आपके अच्छे नंबर से आप करते हैं तो प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम यहाँ पर आपका लागू होगा, और आप क्या करोगे, एक में यदि सफलता मिलती है तो आप निश्चित तौर पे दूसरे में डबल मेहनत के साथ उस कार्य को करते हो। यही क्या है, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है। नहीं देखा है वीडियो तो एक बार जाके जरूर देख लें। बात करें, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। मैंने कोई भी वर्ड, जैसे मैंने कोई वर्ड बोल दिया, आपको पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था, एक तो पुनर्बलन पर 2 जनों ने काम किया। किसने काम किया, 2 जनों ने, स्किनर और हल। हल ने क्या दिया है, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, जबकि स्किनर ने क्या किया है, पुनर्बलन पर कार्य किया है। मैंने जो यहाँ पे बात बोली ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। क्या नहीं है, क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आपके दिमाग में क्या आया, विचार रहे हो कि यहाँ पर पुनर्बलन कहीं पे नाम ही नहीं है और मैडम पुनर्बलन बता रही है, तो क्या है आपके दिमाग में, क्या आया, एक विचार आया। क्या आया, विचार। और इस विचार में भी 2 प्रश्न मैंने आपको बता दिए, तो ऑप्शन आ सकते हैं क्वेश्चन में, तो ये भी ध्यान रखें। तो क्या आएगा, सबसे पहले, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित करता है, मैं कोई आपको कोई चीज दे रही हूँ, सूचनाएं दे रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो आप क्या करोगे, पहले उसको सोचोगे, क्या करोगे, सोचोगे, विचार करोगे, उसके बाद उसको क्या करोगे, एक जैसे स्कीमा शब्द यूज किया था जीन पियाजे ने, तो उन सिर्फ सूचनाओं का पैकेट कहलाता है स्कीमा। ये शब्द किसने यूज किया है, जीन पियाजे ने। यहाँ पर क्या आ गया, विचारण। बाल विकास में अंदर से अंदर घुसते जाएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आपके गलत नहीं होंगे। पढ़ने की जो प्रकृति है बदले। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, बुद्धि से आया, बुद्धि से आया, बुद्धि से ये किससे है, बुद्धि लब्धि से। और बुद्धि लब्धि का सूत्र अपन देखते हैं, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया था वो किसने दिया, वो भी कमेंट करें। अब बात करें यहाँ पर मानसिक आयु क्या होती है, वास्तविक आयु क्या होती है। वास्तविक आयु तो क्या है कि वो उसकी जो वर्तमान में एज है, कोई भी बालक है वो 10 वर्ष का है, वह क्या होगी, उसकी वास्तविक होगी, आयु हो गई। अब बात करें मानसिक आयु क्या शब्द है, तो मानसिक आयु क्या होती है, जैसे कोई बच्चा है वह 10 वर्ष का है, लेकिन वो उसका जो दिमाग है वो 12 वर्ष के बच्चे के जैसे कार्य करता है। यानी कि उसका मेंटल जो है, जैसे कि वो 10 वर्ष का है लेकिन वो क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम 12 वर्ष के जो बच्चा कर रहा है वो सोल्व कर रहा है, तो वो उसकी होगी 12 वर्ष की आयु, वह कहलाएगी उसकी मानसिक आयु। यदि वो 10 वर्ष का है और उसका जो दिमाग है वो 8 वर्ष का है, यानी कि उसकी मानसिक आयु, दिमाग की जो आयु है वह किसके जैसे कार्य करी, 8 वर्ष के जैसे, तो उसकी बुद्धि लब्धि कैसे क्या होगी। इस प्रकार की जो प्रकृति है, समझो आप, मानसिक आयु क्या होती है, वास्तविक आयु क्या होती है। ये सूत्र यहाँ पर कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 25, आत्मसातकरण। और ये शब्द कहाँ से आया है, जीन पियाजे के सिद्धांत से आया है। जीन पियाजे से निश्चित तौर पे एक दो क्वेश्चन तो अपन को यहाँ पे देखने को मिल गए। जीन पियाजे और फ्रायड, ये सारे जो मेन है, इन पर ही फोकस क्यों है, क्योंकि इन लोगों ने किस पर कार्य किया है, 1 से 14 वर्ष के बालक पर जो अधिक कार्य किया है जिन वैज्ञानिकों ने, उनसे प्रश्न बनने की संभावना है। फ्रायड ने, जीन पियाजे ने, इन सब ने क्या है, बाल विकास पर ज्यादा कार्य किया है। यानी कि बालक जैसे अपने पास अपन क्या रीट L2 या L1 दोनों किस तरह के बच्चों को पढ़ाएंगे, लगभग लास्ट कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को कौन पढ़ाएगा, STC वाले, यानी कि BSTC L1 वाले। और 6, 7, 8 यानी कि अपने पास जो बच्चों की आयु आ रही है, कहाँ तक आ रही है, देखो दिमाग लगाओ, 6 वर्ष का बालक पहले में आ रहा है, 6 + 8 यानी कि किशोरावस्था से जो पहले की अवस्था है, यानी कि बाल विकास, बाल्यावस्था, वहां तक का बच्चा अपने पास आ रहा है। तो इस पर जिन जिन वैज्ञानिकों ने कार्य किया है, इनसे संबंधित जो परिभाषा है, वहां पर एग्जामिनर देने की संभावना ज्यादा रहेगी। क्योंकि आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो किस एज तक आ रहा है, एक तो 6 वर्ष से पहले का आ रहा है बच्चा, उसको भी आपको समझना है, 6 से 14 वर्ष तक का बालक आपके पास आ रहा है, तो इससे संबंधित जहाँ पर प्रश्न बनने की प्रकृति ज्यादा रहेगी। अब बात करें, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आत्मसातकरण, जीन पियाजे ने एक शब्द दिया था, स्कीमा। आत्मसातीकरण,
ये सारे शब्द अलग उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए थे उसमें यूज किए थे। वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना, यानी आपने कोई चीज दिमाग में फिट कर ली है, स्कीमा मतलब कोई भी चीज है, विचार है, जो सारी चीजें उसमें फिट कर ली है, उसका उपयोग बाह्य जगत का विश्लेषण करने के लिए करना, यानी कोई चीज करने के लिए करना क्या कहलाता है? आत्मसात करना। कोई चीज को अपने आप उसको समझना, आत्मसात, एनालाइज करना, या फिर इसको संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये लो, शिक्षा से क्वेश्चन आ गया। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले शिक्षा देने के लिए क्या होना चाहिए? अपना शिक्षक होना चाहिए। और शिक्षक किसको शिक्षा देगा? छात्र को। और किसके माध्यम से देगा? पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो ये तीनों मुख्य आधार क्या है शिक्षा के? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये लो सबसे फेवरेट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया। बात करें डिसलेक्सिया, मैंने क्या याद कराया था आपको? लर्न करना, यानी पढ़ना। आप कैसे याद करते हो? पढ़ पढ़ कर याद करते हो। तो डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में कठिनाई, मतलब डिसलेक्सिया। और मैंने वर्तनी लिखने में क्या बताया था? डिस्ग्राफिया। मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी आपको? ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन? हाथ से बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो लेखन में त्रुटि हो जाती है। तो डिस्ग्राफिया मतलब लेखन में या लिखने में। और गणित डिसकैलकुलिया, क्या? डिसकैलकुलिया। और कैलकुलेटर में अपन क्या करते हैं? गणित संबंधित गणना करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? और अधिगम से संबंधित एक मैंने अच्छा सा वीडियो डाल रखा है, जिसके क्वेश्चन आंसर भी डाल रखे हैं। इससे संबंधित इन सब की एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से एक वीडियो भी पूरी डाल रखी है। निश्चित तौर पे आप वहां से 1 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं उस वीडियो से, डेफिनेटली। तो इसमें आंसर क्या है अपना? पढ़ने में कठिनाई, डिसलेक्सिया। ये कहाँ से आया है? तो ये अपना टॉपिक यूनिट से आया, व्यक्तित्व यूनिट से। व्यक्तित्व को मापने के लिए जो परीक्षण होते हैं उनसे संबंधित आया है। प्रश्न पढ़ते हैं, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसमें कहानी बनाने के लिए कहा जाता है यह डैश प्रक्षेपित तकनीकी प्रयुक्त की जाती है। बात करें ये क्या होता है? टीएटी होता है, जिसमें क्या होता है? अनेक प्रकार के क्या है? चित्र के कार्ड होते हैं। मुझे आप कमेंट करके बताइए टीएटी परीक्षा में कुल कितने कार्ड होते हैं? कितने कार्ड होते हैं? कितने टाइम से आप पढ़ रहे हो? तो ये क्वेश्चन आप जरूर करो। टीएटी की कार्ड होते हैं, उस पे क्या होते हैं? अलग अलग चित्र बने होते हैं। और उस चित्र को दिखाकर उस बालक से या फिर किसी जिसका भी अपन को परीक्षण करना है उससे क्या पूछा जाता है, या फिर उसको बोली जाती है कि आप अपने इससे संबंधित आप कहानी बनाइए या फिर कहानी लिखिए। और उस कहानी का एनालाइज करके अपन पता लगा सकते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके जिस प्रकार की दिमाग में व्यवस्था होगी, जैसे अपन ने किसी बालक का चित्र बना दिया, उसमें कोई भी चीज है, उसके दिमाग में जो चीज चल रही होगी वो उससे संबंधित क्या, उसका जो परिणाम अपन को उस कहानी में देखने को मिलेगा। और यही कहलाता है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। कथानक मतलब कहानी, संप्रत्यक्षण यानी उसके सामने अपन कोई चित्र प्रस्तुत कर कर टेस्ट करना, TAT। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है। व्यक्तित्व से संबंधित विधि आ गया, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार तकनीक विधि, वस्तु सूची, निर्धारण मापनी। अब बात करें व्यक्तिगत विधि नहीं है। व्यक्तिगत क्या होता है? इसमें अपन क्या होता है? व्यक्तिगत कोई एक टेस्ट होता है, वो उस एक फिक्स व्यक्ति के लिए ही बनाया जाता है, वो टेस्ट कहलाता है व्यक्तिगत। और एक टेस्ट होता है वो ऑल ओवर सबके लिए बनाया जाता है। बात करें अपन यहाँ पर चौथा ऑप्शन की, निर्धारण मापनी। निर्धारण मापना मतलब रेटिंग स्केल। अभी यदि मैं आपको बोलूं मेरा जो आज का वीडियो है वो आपको इसको रेटिंग देनी है 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है मैंने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कहा है, जो भी वीडियो देखेगा उसका रेटिंग स्केल देगा। यानी फिर ये क्या हो गया? व्यक्तिगत नहीं है, ये क्या है गया? सामूहिक हो गया। क्या हो गया? सामूहिक हो गया। और इन सब में क्या हो गया? जैसे व्यक्ति इतिहास विधि, आपका किसी व्यक्ति इतिहास विधि के जनक कौन है? कमेंट करके बताओ सीधा। व्यक्ति इतिहास विधि, इसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति का अपन को क्या उसका व्यक्ति इतिहास विधि के द्वारा यदि अपन को परीक्षण करना है तो कोई एक व्यक्ति चुना जाएगा, फिर एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत यानी उसके घर पर जाकर अपन या उसके आसपास के बच्चों को या फिर वातावरण में उसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है उससे संबंधित जाकर अपन उसकी इंक्वायरी करेंगे। तो एक व्यक्तिगत हो गया, बिल्कुल सही बात है। साक्षात्कार तकनीकी, आप ऐसे किसी का साक्षात्कार इंटरव्यू ले रहे हो तो आप किसी व्यक्तिगत ही लोगे ना इंटरव्यू। ऐसा तो नहीं एक साथ बैठकर टीवी पे सबके इंटरव्यू ले लिए जाएंगे। टीवी पर केवल एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है, ऐसा तो नहीं। जो देख रहे हैं उन सबके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। वस्तु सूची का निर्माण यानी कि एक अपन इंटरप्रेटिव टेक्निक के द्वारा भी किसी व्यक्ति विशेष का ही होता है। वस्तु सूची बना दी, उसमें वो टिक करेगा ये उसके लिए उपयुक्त है नहीं है, वो व्यक्तिगत हो गई। लेकिन निर्धारण मापनी क्या हो गया?
रेटिंग स्केल, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए होती है। तो इसमें क्या आंसर आ गया? व्यक्तिगत विधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी। इस प्रकार अपन समझ के क्वेश्चन करेंगे, निश्चित तौर पे अपने एग्जाम क्लियर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और निश्चित मान के चलिए, यदि आप मेरे साथ एग्जाम तक यदि रेगुलर वीडियो भी देखते हैं तो मान के चलिए 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए। यदि आप जो क्वेश्चन जिस प्रकार का होमवर्क दिया जाता है आप डेली करते हो तो निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता का वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? बात करें मानसिक मंदता को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हल्की, मध्यम, गंभीर और गहन। इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? हल्की है, मध्यम है, गंभीर है, तीव्र मंदता नहीं। इसकी जगह क्या आएगी? गहन मंदता के ये सारे प्रकार हैं। तो इस शिफ्ट का ये अंतिम प्रश्न है। उम्मीद है तीनों शिफ्ट के आपको क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे, एनालाइज भी अच्छे लगे होंगे। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, यही मेरे लिए मोटिवेशन है। बस आपसे इतनी सी उम्मीद है। थैंक यू सो मच। तीनों